हेलो एवरीवन। चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के आज फिजिक्स के लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करे ही थे और उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़े थे, जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रॉन के एमिशन और उसके टाइप्स को पढ़े थे, वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक के टॉपिक को हम लोग पढ़ लिए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने लॉ भी देखा था, वो सारा चीज़ हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। आज मुझे पढ़ना है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। तो आपने क्वांटम फिजिक्स का नाम भी सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफ़ी ज़्यादा क्रांति आई है इसके कारण हमारे लाइफ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। एक्चुअली मैं इस टॉपिक को ये जो आपको आपके सामने ये टॉपिक दिख रहा है, इस टॉपिक का खोज जो है वो 1990 में मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। मैक्स प्लांक, इसलिए विकिरण का क्वांटम सिद्धांत भी बोला जाता है, या एक पूरा नाम भी इसका है कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको। बोल सकते हैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, या फिर एक अनदर नाम भी दे सकते हैं कि मैक्स प्लांक के विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। ऐसे ऐसे नाम दिया जा सकता है, यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, या मैक्स प्लांक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, ऐसे ऐसे नाम दिया जा सकता है। तो आप जो मर्जी आप वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो टॉपिक का स्पेशली नाम यही हमने रखा है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान लेना है कि इसका जो डिस्कवरी है वो 1990 में करवाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा करवाया गया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा। ठीक है, मैक्स प्लांक के द्वारा इनका इस चीज का डिस्कवरी किया गया था, मैक्स प्लांक। तो ये प्लांक का क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस है, ये तो आप समझ गए। अब ये है क्या? तो हमको थोड़ा सा, जब यहाँ पे टॉपिक रेडिएशन का आया है, रेडिएशन यानी विकिरण का, तो ये कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड टॉपिक है। आप क्या याद करो, और चैप्टर का नाम भी है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में इस चैप्टर का यही नाम बताया गया था ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरण और पदार्थ, है ना। रेडिएशन एंड मैटर का दो तरह का गुण होता है, द्वितीय डुअल नेचर होता है। वो दो तरह का गुण किस तरह से होता है वही आज हम लोग को समझ में आएगा। तो अभी हम लोग रेडिएशंस का डुअल नेचर पढ़ते हैं, बाद में हम लोग फिर सब्सटेंस का भी डुअल नेचर पढ़ेंगे आगे चल के। देखिए, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, तो रे ऑप्टिक्स में आपने सिर्फ दो फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया, और वो था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी एक परावर्तन और एक अपवर्तन। आपने दो ही थ्योरी एक्सप्लेन किया। लेकिन जब वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट हुआ, वेव ऑप्टिक्स कहने का मतलब तरंग प्रकाश को, उधर किरण प्रकाश की, तो जब तरंग प्रकाश के स्टार्ट हुआ तो देखा गया कि लाइट के और भी फिनोमिनन होते हैं, लेकिन लाइट को जब रे माना जा रहा है तो वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं होता था, तो वेव मान के अनदर थ्योरी एक्सप्लेन किया गया। और वो क्या क्या था आपका? ठीक है, रिफ्लेक्शन तो किया ही गया, पहले भी किया गया था, लेकिन इस वेव थ्योरी के आधार पे भी किया गया, आपने सब पढ़ा था। रिफ्रैक्शन भी किया गया, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस किया गया, इंटरफेरेंस। उसके बाद ये भी किया गया डिफ्रैक्शन, और किया गया पोलराइजेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, और पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। तो आपने ये पांच थ्योरी को एक्सप्लेन कर लिया है, सारा चीज पढ़ लिए थे आपने ऑप्टिक्स में। अब तो मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो ये पांचों टॉपिक जो है वो या तो रे मान के किया गया या तो वेव। पहले इसको रे मान के कर लिया गया, लेकिन फिर रे के थ्योरी को हटा दिया गया। यानी कहने का मतलब इस समय जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस का जब थ्योरी हुआ, तो रे यानी किरण, है ना, तो इस समय लाइट को माना गया था कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में चलता है, जिसका नाम हमने रखा था न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। याद होगा आपको, न्यूटन का कणिका सिद्धांत यानी न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में ये चीज आया था, जहां पे ये बताया गया था कि लाइट जो होते हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलते हैं। लेकिन वहां पे दो गलतियां हुई थी। पहला गलती ये कि उस थ्योरी के आधार पे, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी यानी कणिका सिद्धांत के आधार पे, जब लाइट को कण माना गया तो दो ही चीज का एक्सप्लेन हुआ, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का। और इसके अलावा
बाकी कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती ये, न्यूटन्स ने ये बता दिया कि लाइट जो होता है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा स्पीड चलता है कंपेरिजन्स टू रेयर मीडियम। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि रेयर मीडियम में ही ज़्यादा स्पीड चलेगा, भीड़ भाड़ वाला एरिया में तो कम ही स्पीड चलेगा, तो डेंसर तो भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो ये भी गलती हो गया। तो उसके बाद फिर हाइगेंस का वेव थ्योरी आया, सब आपने पढ़ा था। तो हाइगेंस के वेव थ्योरी के आधार पर, यानी तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर ये नया 3 थ्योरी तो आया ही, इसके अलावा ये भी थ्योरी आया। तो इसको मान्यता ज़्यादा दिया गया, हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को मान्यता ज़्यादा दी गई, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन सभी टॉपिक को तो एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन आपने पिछले वाले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसको बोलते थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था इसका, आप नियम भी पढ़े थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। इसके बारे में प्रकाश विद्युत प्रभाव का डिफिनीशंस, जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही है, सेम चीज़ है। आप सिर्फ उत्सर्जन को यानी एमिशन की जगह प्रभाव या इफेक्ट लिख के काम चला लो, डिफिनीशन सेम। तो जब ये टॉपिक पढ़ाया गया और इसमें प्रैक्टिकली इसमें क्या था कि हम एक मेटॉलिक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करवाते थे, तो लाइट के कैरेक्टर को यहाँ देखना था, है ना। तो लाइट का कैरेक्टर अभी तक ये पता चला कि लाइट जो है वो एक तरंग के रूप में बिहेव करता है, वेव के रूप में बिहेव करता है, नॉट पार्टिकल। ये पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव नहीं करता है, एक कण के रूप में बिहेव नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से स्टडी किया गया, काफ़ी अच्छे से स्टडी किया गया, तो फाइनली ये बात पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जब हम मेटॉलिक सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं और लाइट को अगर हम वेव यानी तरंग के फॉर्म में बिहेव करवाते हैं, अगर हम मानते हैं कि ये तरंग के रूप में बिहेव कर रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेन ही नहीं हो पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेन नहीं हो पाया। कारण, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर मान के चलो, आपने देखा था क्या कि इसमें से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे एनर्जी लेने के बाद, एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आने का जो रेट होता था वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये पहला नियम है, जिसमें आपने 5 नियम हम आपको बताए थे, जिसमें आपने पहला नियम पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बाहर तब निकल सकता है जब इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज्यादा, है ना, यही ना बताया था पहला वाला नियम कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी प्रकाश उत्सर्जन का दर समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के तीव्रता के, जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा निकलेगा, कम तो कम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपने सेकेंड लॉ पढ़ा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी महत्तम गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करता है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पर ये चीज निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन इंटेंसिटी पर यह चीज निर्भर नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, महत्तम गतिज ऊर्जा उसको प्राप्त होगा। ये चीज निर्भर नहीं करता है इंटेंसिटी पे यानी तीव्रता पे। यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगा इंटेंसिटी पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल के वो एक काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वो भी मैक्सिमम वैल्यू के साथ। ये डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी पे, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। और यानी कि इंटेंसिटी पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब आवृत्ति। ये सारा थ्योरी मैक्स प्लांक सोच रहा है, हम तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए इंटेंसिटी तीव्रता से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं आया, महत्तम गतिज ऊर्जा नहीं, तो किससे आया, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पे निर्भर किया। और फ्रीक्वेंसी को किस फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो फ्रीक्वेंसी को कभी तरंग के रूप में एक्सप्लेन नहीं किया गया, फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन तब किया गया जब इसको वापस पार्टिकल माना गया। यानी तरंग सिद्धांत न मान के इसको माना गया कणिका सिद्धांत के रूप में, यानी वापस फिर वही कहानी आ गया। प्रकाश को कण माना गया था, फिर कुछ टॉपिक एक्सप्लेन नहीं हुए तो तरंग माना गया, लेकिन बाद में फिर मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो टॉपिक आया, तो यहाँ पे वो एक चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाया तरंग के रूप में, कणिका के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में बिहेव हुआ, ठीक है। तो फिर अभी डुअल नेचर का टॉपिक नहीं, बस आप ये समझ लो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन रे ऑप्टिक्स के वेव पे नहीं,
एक पार्टिकल के फॉर्म में, सॉरी वेव के फॉर्म में नहीं, एक पार्टिकल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन वो पार्टिकल से किस तरह से एक्सप्लेन होता है वही तो हमको पढ़ना है इस थ्योरी में, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ा रहे थे कि लाइट जो होते हैं, लाइट को कुछ कंडीशन तक तरंग भी आप मान सकते हो कि यह तरंग के रूप में बिहेव कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन आएंगे जहां पे आपको ये मानना पड़ेगा कि नहीं, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी बिहेव करता है, लाइट दोनों फॉर्म में बिहेव करता है, लाइट वेव के फॉर्म में भी बिहेव करता है, पार्टिकल के फॉर्म में भी बिहेव करता है, यानी तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी, ठीक है। और इसी के कारण लाइट को डुअल नेचर दिया गया है कि इसके पास दो तरह के गुण हैं, कुछ कंडीशंस पे ये पार्टिकल के रूप में, कुछ कंडीशंस पे ये वेव के रूप में बिहेव करता है, दोनों तरह से ये बिहेव करता है। और वेव के फॉर्म में ये सब एक्सप्लेनेशंस, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी भी हाल में वेव पर एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि वेव पे एक्सप्लेन करता तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर जाता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए कण चाहिए, पार्टिकल चाहिए, ठीक है। पार्टिकल होगा तभी तो वो मूव करेगा, पार्टिकल्स होगा तभी तो वो मूव करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पर सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स, एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ वेव बनेंगे, जितने वेवों की संख्या होगी उतना हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो पार्टिकल्स होंगे, मास होगा तभी तो वो मूव करेगा। तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए मास चाहिए, और मास यानी पार्टिकल्स, नॉट वेव, क्योंकि वेव तो एक तरह का एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। तो इसीलिए पार्टिकल के रूप में इसको डिफाइन किया गया, और माना गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए विकिरण को पार्टिकल्स माना जाएगा, ठीक है। और अब इस टॉपिक को यहाँ पे लाते हैं। तो वहां तक तो पढ़ लिए, अब देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया कि ये 1990 यानी 1990 में मैक्स प्लैंक के द्वारा खोजा गया था। और इस थ्योरी में क्या बताया गया, तो इस थ्योरी में विकिरण समझ लो, विकिरण यानी रेडिएशन, ठीक है, विकिरण यानी रेडिएशन। तो विकिरण के क्या क्या चीज को एक्सप्लेन किया गया, तो उत्सर्जन, ठीक है, अवशोषण और गमन, ये तीन चीज, ठीक है, और गमन, यानी उत्सर्जन यानी एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन यानी कि मैक्स प्लैंक के विकिरण के क्वांटम सिद्धांत में 1990 में मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, तो विकिरण के उत्सर्जन, अवशोषण और गमन से संबंधित उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है। वापस फिर से मैंने क्या बताया कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1990 में मैक्स प्लैंक ने विकिरण के उत्सर्जन, अवशोषण और गमन के लिए उन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया, एक थ्योरी तैयार किया, ठीक है। यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस में रेडिएशंस के लिए मैक्स प्लैंक ने रेडिएशंस के एमिशन, रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन और रेडिएशंस के ट्रांसमिशंस के लिए उन्होंने एक थ्योरी दिया कि किस तरह से वो उत्सर्जित होता है, किस तरह से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और किस तरह से वो किसी मीडियम में ट्रैवल करता है, चलता है, तीनों तरह से। वो किस तरह से किसी सोर्स से लाइट बाहर निकलता है, फिर किसी बॉडी पे जब लाइट पड़ता है तो उसका एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर वो किसी मीडियम में ट्रैवल करता है, तो किस तरह से करता है, ये तीनों चीज के लिए एक्सप्लेन किए मैक्स प्लैंक ने 1990 में अपने थ्योरी, जिसका नाम था विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। ये तक आप समझ गया, तब तो आपको डिफिनीशन लिखा हुआ रहेगा यहीं अभी कुछ देर बाद। अभी आप ये समझ गए टॉपिक। अच्छा, अभी तक तो हम ये समझे कि ये थ्योरी दिया गया क्यों, तो ये थ्योरी इसलिए दिया गया कि हमको विकिरण के इन चीजों का एक्सप्लेन करना था। लेकिन इस थ्योरी में बताया क्या गया इन चीजों के बारे में, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके बारे में बताया क्या गया वो समझना है। तो मैक्स प्लैंक ने बताया कि विकिरण यानी रेडिएशन, आप समझ रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाला बच्चा, कि रेडिएशन जो होता है, रेडिएशंस का जो एनर्जी होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी यानी ऊर्जा, किस सिचुएशंस पे, यानी उत्सर्जन, अवशोषण और गमन, यानी एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन, इन तीनों के लिए थ्योरी एक साथ चल रहा है कि जो एनर्जी होता है उस रेडिएशंस का, वो कभी भी सतत फॉर्म में नहीं चलता है। सतत यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चलता है,
बल्कि एक एक मल्टीपल के फॉर्म में चलता है, मल्टीपल यानी गुणज के रूप में। अब बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब ये सब आप क्या बता दिए। सब चीज़ सही होगा, सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। वापस फिर से रेडिएशंस का जो एनर्जी होता है, और वो एनर्जी कहीं के लिए भी हो, चाहे वो ये थ्योरी होते रहे, ये होते रहे, ये होते रहे, ये तीनों में से कोई भी थ्योरी आए, वहां पे जो एनर्जी का बात आएगा उस रेडिएशंस का, वो कभी भी सतत यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होके मल्टीपल यानी गुणज फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सतत और गुणज क्या है। जैसे कि अगर हम एक मतलब टेबल नहीं, सपोज हम ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं, काउंटिंग नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ये कंटिन्यूअसली सतत रूप में यानी कंटिन्यूअस लगातार नंबर है। लेकिन ये लगातार नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ इंटरवल आ जाए, और ये जो है एक नेचुरल नंबर तो लगातार है। ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं। आप कोई टेबल ले लो, कोई भी टेबल, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, हम 2 का टेबल लिख रहे हैं। ठीक है, 14 16 18 20, ये हो गया। तो ये क्या है, 2 × 1, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह से आप लिख सकते हो। 2 5 जा 2 6 जा यानी 2 7 या 2 7 जा, जो बोलो। तो 2 × 8, 2 × 9 एंड 2 × 10। ठीक है, ये टेबल है आपका। तो आप इसमें देखो, ये इंट्रीगल मल्टीपल, ये मल्टीपल है कि नहीं, इसको इंट्रीगल मल्टीपल बोलते हैं, क्योंकि 1 2 3 सब इंटीजर्स हो गया, उसमें हम 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 के बाद 3 नहीं आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब 3 का भी पहाड़ा, 3 का भी टेबल हो, तो 3 के बाद 4 5 नहीं आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, एक 9 आ रहा है। तो एक फिक्स मल्टीपल है कि हर एक नंबर्स के साथ 3 3, आप 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 3 फिर 6 फिर 9, यानी 3 में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 में 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में एनी टाइम 3 से मल्टीप्लाई करके हम 3 का टेबल लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 में हम एनी टाइम 4 से मल्टीप्लाई करके 4 का टेबल लिख रहे हैं। 7 से मल्टीप्लाई करके 7 का टेबल लिख रहे हैं, यानी कि ये फिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें आप कोई एक फिक्स डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आप 2 का टेबल लिख रहे हो तो उसमें 2 का मल्टीपल ले रहे हो, 3 का टेबल लिख रहे हो तो उसमें 3 मल्टीपल है, 4 का टेबल है तो 4 मल्टीपल, एक फिक्स डिजिट मल्टीपल है उसमें। तो यही चीज हम आपको यहां समझाना चाहते हैं कि किसी भी रेडिएशंस में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी लगातार नहीं होता है। ऐसे नहीं कि एक के पास 1 जूल है तो फिर और ज्यादा 2 जूल 3 जूल, ऐसे ऐसे नहीं होता है। वो एक फिक्स डिजिट का गुणज होता है, कोई भी एक फिक्स डिजिट, और वो फिक्स डिजिट क्या होता है वो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि तीनों सिचुएशंस में रेडिएशंस का जो एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होके एक मल्टीपल यानी गुणज के फॉर्म में होता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि मल्टीपल के फॉर्म में होता है, लेकिन किसके मल्टीपल, तो कोई भी एक फिक्स्ड डिजिट हो जाए, फिक्स डिजिट मतलब एकदम फिक्स रह जाए, उसका मल्टीपल होगा, फिक्स डिजिट का मल्टीपल। यानी कोई भी एक फिक्स नंबर है उसका मल्टीपल होता है, यानी कि रेडिएशंस का एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो एक फिक्स नंबर के रूप में होगा। जैसे सोचो ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो चार्ज कभी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 2 × 1.6 × 10⁻19, फिर 3 × 1.6 × 10⁻19, 4 × 1.6 × 10⁻19, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर 5 इलेक्ट्रॉन के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे ऐसे चार्ज हो जाएंगे। तो देखो ना, एक फिक्स डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, हर एक सिचुएशंस में एक फिक्स नंबर हो गया 1.6 × 10⁻9, हर एक कंडीशंस के लिए उसमें आप 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई करके हर एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल सकते हो। यही चीज यहां पे समझना है कि जितने भी ये जो एनर्जी होंगे, किसी भी तरह का लाइट हो, कितना भी मैक्सिमम एनर्जी वाला लाइट हो, वो सारे एनर्जी का, सारा जो रेडिएशंस का एनर्जी होगा वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, वो एक किसी फिक्स डिजिट का मल्टीपल होगा, फिक्स्ड डिजिट का मल्टीपल।
तो यहां तक तो टॉपिक समझ गया है कि जो आपका एनर्जी होगा किसी भी तरह का रेडिएशन सोर्स का जो एनर्जी होगा वो किसी फिक्स डिजिट का मल्टीपल होगा, फिक्स डिजिट, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो एक नंबर होगा जो हर एक चीज में मल्टीप्लाई होते जाएगा। जैसे कि आपने चार्ज वाला देखा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हर एक में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हो, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, आप 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम जो चार्ज है वो एक फिक्स डिजिट हो गया कि उसको आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक में, तभी जाके आप कितने भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हो। तो यही चीज है, किसी भी तरह के रेडिएशंस का एनर्जी निकालने के लिए आपको एक फिक्स डिजिट, जैसे उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, इसमें भी कुछ होगा, वो तो आगे बताएंगे कि वो क्या वैल्यू है। वो वैल्यू जो आपका फिक्स्ड वैल्यू है, वो फिक्स्ड वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा इसके एनर्जी को फाइंड करने के लिए, न कि लगातार 1 2 3 4 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हो तो उसी के मल्टीपल में वैल्यू आएगा। जैसे कि आप 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो न कि 3 के बाद 4 आने वाला है, 3 के बाद 6 आने वाला है, फिर 9 आने वाला है, ऐसे आपने टेबल देखा है। तो वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, एक मल्टीपल के फॉर्म में होता है, एक फिक्स डिजिट का मल्टीपल होता है। तो ये एनर्जी को आपने डिफाइन कर लिया। अच्छा, ये किस, एक और चीज हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उत्सर्जन, अवशोषण और गमन। इस पूरे कंडीशंस में एनर्जी जो होता है, रेडिएशंस का जो एनर्जी होता है, वो इस फॉर्म में ना होके इस फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी ये एक फिक्स डिजिट का मल्टीपल होता है। और ये जो फिक्स डिजिट है, फिक्स्ड मतलब एक निश्चित अंक, फिक्स डिजिट यानी एक निश्चित अंक जो होता है, इसको हम लोग, इसको जो फिक्स डिजिट है, नॉट फॉर टोटल एनर्जी, क्योंकि अगर फिक्स डिजिट अगर हम 2 मान लेते हैं तो 2 में किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा, 2 में फिर कुछ और से, 2 में कुछ और से, तो ये फिक्स डिजिट है। तो मल्टीप्लाई होके कुछ रिजल्ट आना है, उसको हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो फिक्स डिजिट है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे चार्ज में था 1.6 इंटू 10⁻⁹, उसका नाम हम बता रहे हैं। तो वो तो चार्ज के लिए है, यहाँ पे जो फिक्स डिजिट का नाम ले, नॉट फॉर टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी, फिक्स डिजिट, इसको हम लोग क्वांटम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। क्वांटम एनर्जी जो फिक्स है, जिसके कारण से उसी में मल्टीप्लाई होकर आपका रेडिएशन का एनर्जी आने वाला है, उस फिक्स डिजिट, उस निश्चित अंक को हम लोग क्वांटम ऊर्जा यानी क्वांटम एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए क्वांटम थ्योरी नाम रखा गया है। अच्छा, क्वांटम एनर्जी जब हमने टॉपिक पढ़ा तो यहां पे एक बात तो अपना क्लियर हो गया कि रेडिएशंस जो होते हैं, रेडिएशंस के एमिशन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन यानी उत्सर्जन और अवशोषण और गमन को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम का जरूरत है, क्वांटम। और इसी क्वांटम का एक स्पेशल नाम रखा गया जिसका नाम है फोटॉन। शायद आपने नाम सुना होगा, फोटॉन, नॉट प्रोटॉन, फोटॉन, फोटॉन। फिर से एनर्जी, टोटल एनर्जी नहीं, जो फिक्स डिजिट से मल्टीप्लाई, जिसके लिए हम इतना देर से भूख रहे थे कि जो मल्टीप्लाई करना है एक फिक्स डिजिट है, उस फिक्स डिजिट को हम लोग क्वांटम एनर्जी यानी क्वांटम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यानी एक चीज एक्सप्लेन हुआ कि विकिरण यानी रेडिएशंस के इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्वांटम थ्योरी चाहिए, यानी क्वांटम चाहिए, और उस क्वांटम का नाम रखा गया फोटॉन। और फाइनली एक नया थ्योरी दिया गया कि लाइट जो होते हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलते हैं, और वो एक छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है वो एनर्जी का बंडल होता है, एनर्जी का बंडल, ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट। बैंडल मतलब बंडल, समझ रहे हो, बंडल ऑफ एनर्जी। यानी जितने भी, मान लो ये लाइट चल रहे हैं तो इस लाइट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये, और ये हर एक पार्टिकल जो है वो एक एनर्जी का पैकेट रखा हुआ है, पैकेट, एनर्जी का पैकेट रखा हुआ है छोटा छोटा। हर एक पार्टिकल्स के पास उसमें फिल है, भरा हुआ है एनर्जी, छोटा ढेर सारा एनर्जी भरा हुआ है, ठीक है। और उसी एनर्जी भरे हुए पैकेट को, जिस पैकेट में एनर्जी भरा हुआ है, उसका नाम फोटॉन रखा गया। आप उसको क्वांटम भी बोल सकते हो क्योंकि उस क्वांटम का स्पेशल नाम फोटॉन रखा गया। तो आप फोटॉन से ही जानो इसको, ठीक है। तो लाइट को मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर बताया गया कि विकिरण के, रेडिएशंस के उत्सर्जन, अवशोषण, गमन यानी एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन के क्रम में लाइट
किस तरह से एमिट होते हैं, तो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में एमिट होते हैं, और वो हर एक छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है वो पैकेट ऑफ एनर्जी का एक पैकेट रखा हुआ रहता है और उसका नाम फोटोन है। क्यों एनर्जी का पैकेट क्यों है? क्योंकि फिक्स डिजिट का नाम क्या है? क्वांटम एनर्जी। और इस क्वांटम एनर्जी को ही क्या नाम रखा गया? फोटोन। यानी कि क्वांटम एनर्जी, फिक्स डिजिट का मतलब क्वांटम एनर्जी, यानी क्वांटम का एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज है, क्वांटम नाम का कोई चीज है वहां पे, और उसका एनर्जी है जो फिक्स डिजिट है। यानी कि कुल मिला के मान लो कि सपोज हम अपना नाम क्वांटम रख लेते हैं, ठीक है, तो मेरे अंदर जो एनर्जी है एक फिक्स एनर्जी है मेरे अंदर, फिक्स एकदम फिक्स भरा हुआ है, मेरे पास ना एनर्जी ज़्यादा है ना कम है, एक फिक्स एनर्जी, मान लो 10 जूल मेरे पास एनर्जी है, वो फिक्स है और हम क्वांटम है। तो हम क्वांटम है और मेरे अंदर 10 जूल एनर्जी है, तो मेरे एनर्जी का नाम हम क्वांटम एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम क्वांटम है और मेरा ही एनर्जी है, तो क्वांटम एनर्जी, ठीक है। तो क्वांटम एनर्जी और वो फिक्स डिजिट हो गया। उसके बाद तो इस पूरे सिस्टम में जो चल रहा है वो हम चल रहे हैं। सपोज अभी हम अपने आप को पार्टिकल्स मान रहे हैं, तो हम चल रहे हैं, तो हम एक क्वांटम है, तो क्वांटम चल रहा है, क्वांटम चल रहा है, और उस क्वांटम का एनर्जी का अगर नाम लेंगे तो क्वांटम एनर्जी नाम लेंगे। तो इस पूरे कंडीशंस में लाइट में क्वांटम ट्रैवल हो रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे हम आप सब क्वांटम है, और हम लोग सब इस मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, और सबके पास एनर्जी फिक्स एनर्जी है भरा हुआ। तो जो हम लोग का एनर्जी है उसे क्वांटम एनर्जी कहते हैं, और हम लोग जितने भी हैं वो सब क्वांटम है मान लो, ठीक है, क्वांटम। और इस क्वांटम का ही स्पेशल नाम रख दिया गया फोटोन। इस क्वांटम का ही स्पेशल नाम रख दिया गया क्या? फोटोन। यानी फोटोन ही क्वांटम है, और क्वांटम के अंदर क्या भरा हुआ है? एनर्जी, है ना। अभी हम अगर क्वांटम है, आप क्वांटम है, तो आपके अंदर एनर्जी भरा हुआ है। तो यही चीज जो क्वांटम है, यानी जो फोटोन है, यानी लाइट जो होते हैं वो छोटे छोटे रेडिएशन, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलते हैं, और वो हर एक पार्टिकल्स के पास एनर्जी भरा हुआ है, फिक्स एनर्जी। जितने भी पार्टिकल्स है सब के पास इक्वल इक्वल एनर्जी है, फिक्स, और वो भी फिक्स्ड, एकदम इक्वल इक्वल और फिक्स्ड एनर्जी है। और उस छोटे छोटे एनर्जी का जो पैकेट है उस सारे का नाम रखा गया फोटोन। समझ गया? तो इस पूरे कहानी में ही आपको इतना थोड़े लिखना है, वो तो एक छोटा सा 2-3 लाइन में लिख के क्लियर कर लेना, हम तो आपको इतना समझा रहे थे सारा टॉपिक। एक बार फिर से लास्ट टॉपिक सुन लो। रेडिएशंस, उत्सर्जन, अवशोषण और गमन, एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन के लिए एक्सप्लेन किया गया 1990 में, 1990 में किन के द्वारा? तो मैक्स प्लैंक के द्वारा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि किसी भी रेडिएशंस में जो एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअस सतत के फॉर्म में ना चल के एक मल्टीपल के फॉर्म में चलता है। कहने का मतलब ये, कहने का सेंस ये है कि एक फिक्स डिजिट का मल्टीपल होता है, हमेशा फिक्स डिजिट का मल्टीपल। और उस जो फिक्स डिजिट वाला जो एनर्जी का वैल्यू है उसको हम क्वांटम एनर्जी यानी क्वांटम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो क्वांटम एनर्जी यानी क्वांटम ऊर्जा, यानी क्वांटम एनर्जी यानी क्वांटम का ऊर्जा, यानी एक क्वांटम है उसका ऊर्जा, और उसी क्वांटम का नाम रखा गया फोटोन। और वो क्वांटम है क्या? तो छोटा छोटा पार्टिकल, और उसके पास एनर्जी है, तभी तो वो फिक्स मल्टीपल हो रहा है। क्योंकि अगर मान के चलो कि एक क्वांटम जा रहा है, तो उसके पास अगर 10 जूल है, 10 जूल, लेकिन 2 क्वांटम हो गया तो 20 जूल, 3 क्वांटम हो गया तो 10 गुने 3 4 क्वांटम हो गया, तो 10 गुने 4 5 क्वांटम हो गया, तो 10 गुने 5 6 क्वांटम हो गया, 10 गुने 6, है ना। यानी कि एक फिक्स डिजिट है 10, 10 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 10 नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होगा, वो तो आगे हम बताएंगे। लेकिन एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे थे कि फिक्स डिजिट है क्वांटम एनर्जी एक फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी। किसका फिक्स्ड एनर्जी? तो क्वांटम का। और क्वांटम क्या है? तो लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उसके पास एनर्जी भरा हुआ है, तो उसका नाम हम लोग क्वांटम एनर्जी रख दिए, ठीक है। और उस क्वांटम का नाम रख दिया स्पेशल फोटोन। यानी कुल मिला के ये समझ में आ गया कि लाइट जो होते हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलते हैं, और हर एक पार्टिकल्स के पास फिक्स्ड एनर्जी होता है, यानी एनर्जी का पैकेट होता है, और वो एक फिक्स्ड वैल्यू का होता है। और उस सारे पार्टिकल्स का नाम रख दिया गया फोटोन। और यही थ्योरी बताए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस में, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत में, मैक्स प्लैंक ने 1990 में, ठीक है। समझ गया? अब चलो ये सब तो लिखा हुआ रहेगा, अभी तुरंत कुछ देर के बाद अभी और इसमें कुछ टॉपिक समझाना है। किरण के क्वांटम सिद्धांत का डिफिनीशन तो आप समझ गए, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस का डिफिनीशन आप परिभाषा समझ गए कि क्या था। और अब हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली में इसके डेरिवेशंस के बारे में इन्होंने और भी कुछ थ्योरी दिया न्यूमेरिकल फॉर्म में। क्या
ऐसे तो आप इसको क्लियरली समझ गए होगे। फाइनली 2 ही लाइन में इसको बस लिखना है कि इनके सिद्धांत के अनुसार यानी इनके थ्योरी के अनुसार लाइट जो होते हैं एक छोटे छोटे पार्टिकल के एनर्जी ऑफ पैकेट के रूप में चलते हैं, ठीक है, और उस एनर्जी ऑफ पैकेट को फोटोन बोला जाता है। और इसी फॉर्म में लाइट के उत्सर्जन, अवशोषण और गमन यानी एमिशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन किया जाता है। इनके आधार पर ये बताया गया जो अभी हमने यहाँ पे सबसे पहले बताया था, जो डिलिमिट आया यहाँ पे, वो हमने ये बताया था कि जो एनर्जी है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले और लॉ भी आपने पढ़ा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी पे, यानी गतिज ऊर्जा जो है वो तीव्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर करता किस पे है? तो वो निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। तो यही चीज यहाँ पे मैक्स प्लैंक बताए कि जो क्वांटम है, वो जो क्वांटम है, ठीक है, उस क्वांटम के पास, जिसका नाम फोटोन भी है, उसके पास एनर्जी है। तो वो सब एनर्जी, चाहे एक हो क्वांटम, जितने भी क्वांटम, उन सब का जो एनर्जी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को नू से या एफ से इंडिकेट भी कर सकते हैं, स्मॉल एफ से। ये नू का साइन है, भी को थोड़ा ऐसे टर्न कर देना, नू, ठीक है, नू, एनयू। तो ई जो होता है वो नू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्वांटम का यानी फोटोन का जो ऊर्जा होता है या विकिरण का जो ऊर्जा होता है वो समानुपाती होता है आवृत्ति के। यानी एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति पे निर्भर करता है, आवृत्ति के समानुपाती होता है। और प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक इक्वल का साइन अगर देना हो तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देना होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट देते हैं यहाँ एच। तो E बराबर फॉर्मूला निकल गया एच नू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कि इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। E बराबर एच नू बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे बहुत सारे थ्योरी को। अच्छा, कहीं कहीं आपको इसके बारे में E बराबर HC अपॉन लेमडा भी लिखा हुआ रहेगा। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो चूंकि नू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, अब सोचोगे कि ये कैसे होता है, तो H और नू का अगर सी अपॉन लेमडा होता है तो नू के जगह सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, तो ये सब चीज हम आपको समझाते हैं। जैसे ये है आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सी क्या है? सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि प्रकाश का वेग निर्वात में, ठीक है, यानी वेलोसिटी, शॉर्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी निर्वात में प्रकाश का वेग, शॉर्ट में लिखे। और बटा में लेमडा क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, ये होता है। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेव इक्वल टू विस्थापन बटा समय। ये आपने पढ़ा है पहले ही। यहाँ वेलोसिटी, प्रकाश के वेग, वेलोसिटी को हम c लिख सकते हैं क्योंकि प्रकाश के वेग को स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेव जब ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ क्या होता है, तरंगदैर्ध्य क्या होता है, यहां से लेके यहां तक एक श्रृंग यानी कि एक क्रेस्ट और एक गर्त यानी एक ट्रफ, श्रृंग गर्त यानी क्रेस्ट और ट्रफ का जो लेंथ होता है उसको हम लोग तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं। नाम भी पता चलता है वेवलेंथ यानी एक वेव का लेंथ, वेवलेंथ यानी एक वेव का लेंथ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके यानी एक श्रृंग और एक गर्त मिलके एक वेव बनता है। तो वेव का लेंथ यानी वेवलेंथ, तो वेव का लेंथ मान लो। तो यानी जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है, विस्थापन ही तो है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह लेमडा लिख सकते हैं, तरंगदैर्ध्य। समझ रहे हो, ठीक है। और रहा समय,
समय मतलब यहाँ पे आवर्त काल चलेगा, टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, जिसको समय को हम कैपिटल टी लिख सकते हैं, टाइम ऑफ पीरियड। एक वेव पूरा करने में जो समय लगा होगा वो टाइम ऑफ पीरियड, क्योंकि वेव का बात हो रहा है तो हम लोग आवर्त काल का ही बात करेंगे, टाइम ऑफ पीरियड का। समझ गए यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 1/t होता है, आवर्त काल का उल्टा, रेसिप्रोकल, ठीक है। क्यों? ये आपने पढ़ा था, ये सब 11th में 9th में भी थ्योरी पढ़ना था कि आवृत्ति का ही डिफिनीशन ही है कि पर सेकेंड यूनिट टाइम में नंबर ऑफ वेव्स, यूनिट टाइम में जो वेव बन रहा है, यूनिट टाइम में यानी एकांक समय में जो वेव बन रहा है, ठीक है। तो मान लो t समय में एक वेव बन रहा है, कारण क्योंकि एक वेव पूरा करने में जो समय लगता है, एक वेव पूरा करने में जो समय लगता है वो है टाइम ऑफ पीरियड यानी t। तो t में एक वेव बनेगा, t में कितना वेव बनेगा? एक वेव, ठीक है। तो यूनिट टाइम में कितना वेव बनेगा? 1/t वेव। और यही डिफिनीशन है कि यूनिट टाइम में जो वेवों की संख्या होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र हो जाता है 1/t। इसीलिए तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, क्योंकि 1/t मतलब 1/सेकेंड, तो इसको हम लिखेंगे पर सेकेंड, और पर सेकेंड को ही हर्ट्ज बोला जाता है। ये सब थ्योरी आपने पढ़ा ही था। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड या हर्ट्ज या रोटेशन पर सेकेंड या वेव पर सेकेंड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यही चलता है पर सेकेंड और हर्ट्ज। हर्ट्ज तो सबसे ज़्यादा चलता है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो पर सेकेंड का ही नाम हर्ट्ज रखा गया वैज्ञानिकों के सम्मान में। तो नो इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो c इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t हम इसको लिख सकते हैं, और c इक्वल टू लेमडा, स्मॉल c है, थोड़ा कैपिटल लिखा गया है, स्मॉल c से इंडिकेट किया जाता है प्रकाश के वेग को। और 1/2 को t को अब हम नू लिख सकते हैं ना, 1/t को नू यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो नू इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा डिवाइड में चला जाएगा, है ना, c अपॉन लेमडा, डायरेक्ट पलट के लिख देते हैं, तो नू इक्वल टू c अपॉन लेमडा। यही हमने थ्योरी लगाया था यहाँ पे कि नू इक्वल टू c अपॉन लेमडा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो हम h को h छोड़ दिए और नू के जगह c बाई लेमडा समझ सकते हैं। c क्या है, लेमडा क्या है, ये सारा चीज आप यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला, ये सब न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो आवृत्ति के, उसी के आवृत्ति के समानुपाती होता है, और वहां पे हम एक कांस्टेंट देते हैं h। और ये भी फॉर्मूला हो सकता है जहां h एक प्लांक नियतांक है, यानी h का नाम है प्लांक नियतांक, मतलब हर एक कांस्टेंट का तो कुछ ना कुछ नाम होता है, तो प्लांक कांस्टेंट बोल सकते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी h का नाम है प्लांक्स कांस्टेंट, यानी प्लांक का नियतांक या प्लांक नियतांक दोनों बोला जा सकता है, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 6.6262 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसका वैल्यू सबसे पहले ये E बराबर एच नू या E बराबर एच सी बाई लेमडा, और यहाँ पे H एक प्लांक कांस्टेंट और H का वैल्यू होता है 6.6262 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। जूल सेकेंड, हाँ जूल सेकेंड ही होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट जूल सेकेंड हो गया क्या? क्यों? ये भी चलो प्रूफ कर लेते हैं, जूल सेकेंड होता है कि नहीं। देखो E बराबर है एच नू, ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा? E बाई नू, H बराबर नू डिवाइड में चल जाएगा ना, तो E बाई नू। अच्छा, E का ध्यान से समझना, E है ऊर्जा, एनर्जी, और एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और फ्रीक्वेंसी नू का ऐसा यूनिट हम बताया था अभी, हर्ट्ज या पर सेकेंड, हर्ट्ज या पर सेकेंड दोनों सेम चीज है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, s के पावर -1 ऊपर जाएगा तो s के पावर +1 हटा भी सकते हैं, यानी जूल सेकेंड। तो प्लांक, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है कि h एक प्लांक नियतांक है, तो जिसका मान कितना होता है, तो इतना 6.6262 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दूसरा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल सेकेंड, ठीक है। और तीसरा बात, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलो डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं आपको, दूसरा नोट पॉइंट। ये सब हम रफली लिख रहे हैं, इसको हम अच्छे से नोट्स देके आपको डिस्प्ले पे देंगे। दूसरा, प्लांक नियतांक, हमको डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र निकालना है, तो फॉर्मूला H बराबर E बाई नू है, ये हमने जनरेट कर लिया था यहाँ पे।
ये ऊर्जा है ना, ऊर्जा का विमीय सूत्र आप 11th क्लास में ही पढ़े थे, ml² और t के पावर -2, ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट रख लो पर सेकेंड, तो पर सेकेंड के आधार पर इसका डायमेंशनल फार्मूला t के पावर -1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ml² और ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा t के पावर कितना, -2 में घट जाएगा -1। नहीं समझे? अच्छा, इसको पूरा ही करके बना देते हैं। देखो ml² और t के पावर -1, t के पावर -1 को ऊपर ले जाओगे तो t के पावर +1, 1 हटा भी सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो ml² और t के पावर -1 बचेगा, -2 और इसका पावर 1, तो -2 + 1 -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा ml² t के पावर -1। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि प्लांक नियतांक का SI विमीय सूत्र क्या होता है, तो ml² t इनवर्स बोल सकते हैं, ml² t इनवर्स या ml² t के पावर -1, जैसे आपको पढ़ना आता है आपको ऐसे पढ़िए। तो इस तरह से ये प्लांक नियतांक का थ्योरी आप समझ गए, इतना ही उन्होंने बताया था। अब हम आपको स्पेशली जो ये हम आपका नाम लिए फोटोन, तो फोटोन का कुछ आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स, स्पेशल उसका प्रॉपर्टीज, उसका गुण हम आपको बता लेते हैं कि क्या क्या होता है। उसके बाद आज हम लोग इतना ही रखेंगे। तो फिलहाल ये सारे टॉपिक्स को हम लिखवाएंगे, ठीक है, आपके डिस्प्ले पे सब चीज़ लिखवाया जाएगा। तो पहले वो टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं और सबसे लास्ट में वो सारा चीज़ लिख के लिए लिखा हुआ रहेगा, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। फिलहाल आप ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा, एक बार आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, रफ में कुछ काम आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग फोटोन का प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन नॉर्मली आप समझना, सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं कि लाइट का जो रेडिएशन है, अगर कोई भी रेडिएशन है, चाहे वो लाइट हो या कोई और हो, रेडिएशन है यानी विकिरण है, ठीक है, कोई भी विकिरण, तो अगर आप उसका ये काम करवा रहे हो, उत्सर्जन करवा रहे हो, ठीक है, उत्सर्जन यानी एमिशन, या आप अवशोषण करवा रहे हो, किसी बॉडी पे पड़ेगा तो वो अवशोषित होगा, तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, या आप गमन करवा रहे हो यानी कि ट्रांसमिशन, आप ये काम करवा रहे हो, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस के लिए रेडिएशंस में से स्मॉल पार्टिकल्स होंगे एनर्जी ऑफ पैकेट के फॉर्म में, एक बंडल रहेगा एनर्जी का, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिसका नाम हम लोग रख लिए फोटोन या क्वांटम, ठीक है, फोटोन नाम हम लोग क्या रख लिए, फोटोन। तो सबसे पहला नियम यही है कि पहला सबसे प्रॉपर्टीज क्या है कि रेडिएशंस के इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ से फोटोन नाम का टॉपिक आता है। यानी कहने का मतलब लाइट अगर एमिट हो रहा है तो फोटोन के रूप में, लाइट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो फोटोन के रूप में, लाइट अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो फोटोन के रूप में, यानी कुल मिला के फोटोन इसका अस्तित्व है, इसके अस्तित्व को कायम रखता है, इसके एग्जिस्टेंस को कायम रख रहा है फोटोन। तो सबसे पहला फोटोन का ये खासियत हो गया, इसका गुण हो गया कि ये अब जो इन तीनों चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फोटोन का सबसे बड़ा ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा बात, फोटोन जो होते हैं, कितने भी फोटोन, अगर फोटोन किसी सोर्स से, कोई एक सोर्स है और उस सोर्स से बहुत सारे फोटोन अगर एमिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में फोटोन ही नाम है, फोटोन अगर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो ट्रैवल करने का जो वेलोसिटी होगा, ट्रांसमिशन गमन करने का जो वेलोसिटी होगा इन वैक्यूम मतलब निर्वात में, इज फिक्स्ड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें से जितने भी फोटोन निकलेंगे, अपने आप को अगर हम फोटोन मान ले तो हम अगर एमिट हो रहे हैं, आप अपने आप को फोटोन मान लो तो आप भी अगर एमिट हो रहे हैं, किसी सोर्स से बाहर निकल रहे हो, तो हम, आप या कोई भी इस वैक्यूम में इसी स्पीड से चलेगा, वैक्यूम यानी निर्वात, किस स्पीड से, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर, पहला गुण समझ गया, फोटोन के कारण अस्तित्व है विकिरण के, एमिशन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन का। दूसरा बात, कोई भी सोर्स से अगर फोटोन, कितना भी फोटोन निकले तो हर एक फोटोन का वैक्यूम में जो वेलोसिटी होगा वो फिक्स होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तीसरा बात, जितने भी फोटोन होंगे
जितने भी फोटोन, उन सभी का एनर्जी फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड। हर एक फोटोन के पास एनर्जी फिक्स होगा, रेडिएशंस के पास नहीं, क्योंकि हो सकता है कि यूनिट टाइम में, मतलब मान के चलो कि कोई बॉडी है, उसमें हम 1 सेकेंड में ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट दे दिए, तो हो सकता है उसमें 5 फोटोन रह गया होगा, और कहीं पे हम लाइट दिए तो वहाँ पे 10 फोटोन आ गया, कहीं पे लाइट दिए 15-20 फोटोन आ गया। तो फोटोनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो उस रेडिएशंस का एनर्जी बढ़ते जाएगा, है ना। 5 फोटोन है तो जो 1 फोटोन का जितना एनर्जी है उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 5 में, फिर 1 फोटोन में 10 में, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन तो रेडिएशंस का एनर्जी अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी फोटोन का जो एनर्जी होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 3 थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, चौथा में चलते हैं। चौथा थ्योरी है फोटोन का एनर्जी जो होगा वो फिक्स्ड होगा। चौथा जो बात है कि फोटोन का जो एनर्जी होगा, ठीक है, सॉरी, फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा, फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक, वो मीडियम चेंज करने के बाद, मीडियम चेंज करने का मतलब अगर फोटोन किसी वन मीडियम से किसी अनदर मीडियम में जा रहा है, एक यहाँ मीडियम है, एक यहाँ मीडियम है, और इस मीडियम से दूसरे अनदर मीडियम में अगर फोटोन जा रहा है तो इसके फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ये सब रफली हम लिख रहे हैं, ठीक है। वापस फिर से, अगर कोई भी फोटोन, कोई भी रेडिएशंस का कोई भी फोटोन अगर मीडियम चेंज कर रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, चाहे वो रेयर से डेंसर जाए, डेंसर से रेयर जाए, यानी विरल से सघन या सघन से विरल, कहीं भी जाए, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। यानी लाइट रेडिएशंस का एक फ्रीक्वेंसी एक ऐसा चीज है जो नहीं बदलता है मीडियम चेंज होने के कारण, वो फिक्स रहता है। तो फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। 4 गुण। 5वां, लेकिन फोटोन का वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोल लो, वेलोसिटी या स्पीड, ये चेंज करेगा, डू चेंज, ये चेंज करेगा कब? जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटोन को ले जाएंगे। मैंने क्या बोला, 2 नियम यहीं से बन गया कि अगर हम फोटोन को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ला जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका स्पीड, वेलोसिटी सब चेंज हो जाता है, स्पीड बोलो या वेलोसिटी, वो चेंज हो जाता है। तो ये 5 नियम हो गए, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक्स था कि फोटोन का एनर्जी फिक्स होता है, और वो एनर्जी की फिक्स्ड कैसे होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है E = h², ठीक है, h² हो गया, और उसके बाद E = आप hc/λ भी बोल सकते हो, ठीक है। h कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी तो मीडियम में कांस्टेंट होता है, इसलिए एनर्जी भी फिक्स्ड हो जाता है। h तो कांस्टेंट है, 6.62 ये सब वैल्यू है जो आपने को बताया, और फ्रीक्वेंसी अभी बता दिए कि फोटोन का फ्रीक्वेंसी मीडियम में बदलने से चेंज नहीं होता है, तो इसलिए फोटोन का एनर्जी हमेशा फिक्स्ड रह जाता है, क्योंकि E = h², h फिक्स है, फिक्स है, मल्टीप्लाई होकर हमेशा E का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो फोटोन का एनर्जी इसी कारण फिक्स हो जाता है। 5 हम लोग कंडीशंस पढ़ लिए, ठीक है। अब इसको मिटा के आगे पढ़ते हैं। अब चलिए 6 नंबर देखते हैं टॉपिक, 3 और है, 6, 7, 8, फिर उसका प्रॉपर्टीज खत्म। तो 6 नंबर टॉपिक्स में क्या है कि जो फोटोन होते हैं, ठीक है, फोटोन इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी फोटोन जो होता है वो विद्युतः उदासीन होता है, विद्युतः उदासीन, ठीक है। फोटोन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी विद्युतः उदासीन। विद्युतः उदासीन कहने का मतलब, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, क्या मैंने बोला यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस फोटोन को इंटर करवाया जाए, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट हैज नो चार्ज, ये इस पे कोई चार्ज नहीं। अगर चार्ज होता, अगर माइनस चार्ज होता तो प्लस अपने तरफ खींचता, अगर प्लस चार्ज होता तो माइनस अपने तरफ खींचता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये कहीं भी नहीं मुड़ता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युतः उदासीन है, ठीक है। 6, अगर किसी फोटोन को
ठीक है, किसी सब्सटेंस या किसी बॉडी, कोई भी चीज से कोलाइज्ड करवाया जाए, टक्कर, कॉलिजन करवाया जाए, है ना, टक्कर, तो इसका एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी यानी ऊर्जा, मोमेंटम यानी संवेग, ये दोनों कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड मतलब संरक्षित, चेंज नहीं करेगा। मोमेंटम के बारे में आगे थ्योरी हम बताएंगे, एनर्जी तो आप पढ़ भी ले, E बराबर एच नो, मोमेंटम का आगे कहानी आएगा। तो पहले तो फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है क्योंकि चार्ज है ही नहीं इस पर, एक तरह का ही मास एनर्जी है ना, तो इसके पास चार्ज नहीं है। फोटोन जो होता है, अगर किसी सब्सटेंस के साथ कोलाइज करवाया जाए, उससे टक्कर करवाया जाए, उसमें मिलाया जाए, ठीक है, तो उसका एनर्जी, मोमेंटम, ये सब कंजर्व रह जाता है, संरक्षित रह जाता है, ऊर्जा संवेग बदलता नहीं। लास्ट 8वां पढ़ लेते हैं कि अगर फोटोन नहीं, मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी पर वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को फिक्स कर दे, मतलब उसको चेंज ना करके, ठीक है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे, इंटेंसिटी यानी तीव्रता को बढ़ा दे। एक बॉडी पे एक लाइट इंसिडेंट करवा रहा है, एक रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहा है, उसमें वेवलेंथ को एक गिवन वेवलेंथ पर, गिवन वेवलेंथ मतलब एक फिक्स वेवलेंथ हो गया तरंग दैर्ध्य, उस पर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करवाते हैं, तो इस बॉडी पर इंसिडेंट होने वाली नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन क्यों हो रहा है इंटेंसिटी के बेस पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन अंदर घुस रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन अंदर घुस रहा है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन एनर्जी लेके अंदर जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर आ जा रहा है। सीधा सा बात है, पढ़े थे आप लोग ये टॉपिक। तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे एक वेवलेंथ को फिक्स करके, तो जितना, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ज़्यादा फोटोन आ रहा है, जितना ज़्यादा फोटोन आएगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। आपने पढ़ा था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्योरी में। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, यानी फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी उस सरफेस पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा। यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इंक्रीज, ठीक है, वो बढ़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स इज कांस्टेंट, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स इज कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पे जा देंगे, ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स यहां आ रहा है इस सरफेस पर, लेकिन इसमें जितने भी फोटोन, अगर 10 को फोटोन गिरे हैं तो इस 10 में प्रत्येक फोटोन का एनर्जी फिक्स होगा, जितना पहले था उतना अभी भी है, हर एक का उतना ही रह जाएगा। जैसे हम आप अगर फोटोन है या 10 आदमी है, हम लोग सबको एक फोटोन है, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी अगर सबके पास 10-10 जूल है, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो मान लो पहले हम लोग 10 से फोटोन इस पे इंसिडेंट कर रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो 15 को फोटोन इस पे इंसिडेंट करेंगे, 10 में इंसिडेंट करके अब 15 फोटोन एक साथ आ रहा है, 20 फोटोन एक साथ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हमारे पास 10 जूल का जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, वो 10 जूल का 10 जूल ही रह जाएगा, आपके पास भी 10 जूल रह जाएगा, बाकी जितने भी 15-20 जितने भी फोटोन है सबके पास 10-10 जूल ही रह जाएगा। यानी कि इंटेंसिटी के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, बट उसका एनर्जी जो होगा फॉर एवरी फोटॉन्स या ईच फोटॉन्स इज कांस्टेंट, वो फिक्स रहेगा। तो ये इस तरह का थ्योरी आपका समझ गया, पूरा क्वांटम थ्योरी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी बदलता है कि नहीं, मीडियम चेंज होने से तो नहीं बदलता है, लेकिन वेलोसिटी बदल जाता है, किसका फोटोन का एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटॉन्स की संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन एनर्जी प्रत्येक फोटॉन्स का कंजर्व रहता है। हर एक फोटॉन्स का वेलोसिटी कितना होता है वैक्यूम में, तो 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे बहुत सारे कहानी है। तो ये सारे कहानी को यहाँ पे डिस्प्ले पे आपके सामने शो किया जा रहा है। जितना भी आज पढ़ाया गया इस सबको अच्छे से लिखा हुआ है, सबका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए।
तो सारा बात उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डेली पढ़ा कीजिए, पूरा होमवर्क कंप्लीट किया कीजिए, ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर पे रखिए। क्लास उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक खुल जाना चाहिए, देखिए बाकी क्या होता है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।